हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल अबाउट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, तैयारी बेहतरीन चल रही होगी और लास्ट लेक्चर आपने देख लिया होगा। तो आज की क्लास में हम उस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में भी। आज हम उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं अपना सेशन। तो देखते हैं कि आज हमारे पास आपके लिए क्या है। पहले जो टॉपिक्स हो चुके हैं ये आप सारे कुछ देख चुके हैं, ठीक है। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग से लेके स्विफ्ट से लेके एनआरई अकाउंट से लेके एनआरओ अकाउंट्स, सभी कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। एफसीएनआर अकाउंट्स डिस्कस किए हैं, एसएनआरआर अकाउंट्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बहुत सारे ये जो आगे हमारा जो एनआरआईज़ के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आया था कि क्या क्या चीज़ें उनको अलाउड हैं, क्या चीज़ें अलाउड नहीं हैं। सो एनआरआईज़ कैन फ्रीली इन्वेस्ट इन द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ ऑफ इंडियन कंपनीज, हमने ये डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अच्छा, इस पर भी हमने और डिटेल में चीज़ें की थी डिस्कस। आपने लास्ट लेक्चर ना देखा हो तो एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि दो सेगमेंट्स होते हैं। कौन से होते हैं? तो रिपैट्रिएशन बेसिस होता है और नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस होता है, ठीक है। उसके बाद हमने यूनिट्स ऑफ यूटीआई में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, वो डिस्कस किया था। कंपनी डिपॉजिट्स के बारे में बात की थी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ कंपनी डिपॉजिट वाला जो हमारा टॉपिक था, क्योंकि हालांकि हम इन्वेस्टमेंट वाला जो पोर्शन है इमूवेबल प्रॉपर्टी वहाँ पे हमने छोड़ा था, बट स्टिल थोड़ा सा आपको एक रिव्यू देने के लिए मैं यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ। आपको कोई डाउट आए, कोई क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने ये डिस्कस किया था कि जब बात आती है इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी की तो उसके लिए क्या नियम होते हैं। तो जैसे अगर आपको कोई लैंड खरीदना है, एक्वायर करना है कोई लैंड, ठीक है, तो आप एग्रीकल्चरल या प्लांटेशन या फार्म हाउस के अलावा दूसरे तरह की जो लैंड है वो आप एक्वायर कर सकते हैं अगर आप एनआरआई हैं तो भी, ठीक है। तो ये चीज़ है, चाहे उसके बाद आप लेकर उसको ट्रांसफ़र करना चाहें किसी और को, कोई इंडियन पर्सन को ट्रांसफ़र करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप किसी और एनआरआई को ट्रांसफ़र करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। नाउ एनआरआई कैन एक्वायर सच प्रॉपर्टी आउट ऑफ द फंड्स रिसीव्ड इन इंडिया बाय द वे ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम। देखो क्या होता है, अब आप एनआरआई हो, ठीक है। अब आपके पास कहाँ से पैसे आए? अगर आपने उस चीज़ को, उस लैंड को परचेज़ करना था तो आपके पास पैसे कहाँ से आए? तो आपने ये जो प्रॉपर्टी एक्वायर की ना, वो चाहे आप जो आपने इंडिया में पैसे कमाए हों या फिर आपने जो इंडिया से जो इनवर्ड रेमिटेंस आया है उसके ज़रिए हों, ठीक है, या फिर किसी भी, मतलब आप देखो हो क्या रहा है ना, आप इंडिया में हो, आपको बाहर से कोई भी रेमिटेंस आया है, आप चाहे उससे लो, चाहे आपका कोई नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट हो उसमें से निकाल लो पैसे, या फिर फॉरेन करेंसी अकाउंट जो इंडिया में मेंटेन किया है आपने उससे निकाल लो, ठीक है। कुछ से भी इनमें से आप जो आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई यहाँ तक की बात, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा एक और चीज़ आती है, गिफ्ट भी तो होते हैं भाई। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक लैंड है, मैं एग्रीकल्चरल लैंड की बात नहीं कर रही हूँ और मैं जो फार्म हाउस की बात नहीं कर रही हूँ और मैं प्लांटेशन लैंड की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अदर देन दैट एनआरआई जो होते हैं वो हो सकता है कोई प्रॉपर्टी उनको गिफ्ट किया जाए। कोई मान लो मैं इंडियन हूँ, मैंने अपने किसी एनआरआई फ्रेंड को एक प्रॉपर्टी, एक कोई पीस ऑफ लैंड गिफ्ट किया है ना, या फिर किसी और एनआरआई ने किसी और एनआरआई को गिफ्ट किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे केसेस हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। इसके अलावा इनहेरिटेंस भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना। तो हो सकता है भाई कि जो इनहेरिटेंस के ज़रिए आपको, आप इंटाइटल्ड हो किसी प्रॉपर्टी के लिए, है ना, तो वो भी इधर पे हमने डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है? कोई डाउट? ठीक। चलो इसके बाद आता है रिपैट्रिएशन बेसिस। तो इसमें क्या होता है, देखो ये रिपैट्रिएशन बेसिस पे कैसे होता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो जैसे मान लो कि डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, तो मैं बियरर सिक्योरिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बियरर का तो खैर आपको रूल पता ही होगा कि कैसे होते हैं। अब
इधर पे क्या हो रहा है, या फिर आप अगर बात करें ट्रेजरी बिल्स की या फिर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की, ठीक है, तो ये सब भी एक्वायर किए जा सकते हैं ऑन रिपैट्रिएशन बेसिस। बॉन्ड्स इशूड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया, ठीक है, PSUs जो होते हैं उनके द्वारा इशू किए हुए बॉन्ड्स में, देखो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फिर बॉन्ड्स जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इशू कर रहे हैं, या फिर कोई शेयर्स इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ठीक है। मान लो कि जैसे गवर्नमेंट ने किसी भी एक चीज़ को में डिसइन्वेस्ट किया, LIC ले लो एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, तो उसमें अगर आप उसके शेयर्स खरीदना चाहते हो तो इस तरह की चीज़ें भी बिल्कुल आपके लिए पॉसिबल है, आप NRI हैं तो भी, ठीक है। इसके बाद आता है ऑन नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस, तो एक तो हो गया यूनिट्स ऑफ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड इन इंडिया, और इसके बाद आ जाता है आपका नेशनल प्लान या फिर सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये भी ऑन नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस आप ले सकते हो, ठीक है। चलो इसके बाद आता है हाउसिंग लोन इन रुपीज़ टू नॉन रेजिडेंट इंडियन। क्या हो रहा है, हाउसिंग लोन भारतीय जो हमारी करेंसी है उसमें आप NRI को दे सकते हैं क्या, तो देखो बैंक दे तो सकते हैं NRIs को अगर वो कोई घर खरीदना चाहते हैं इंडिया में, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। क्या होता है, जो इंडियन रेसिडेंट्स के लिए मार्जिन मनी का रूल है, या फिर जो कि आपका इंडियन रेसिडेंट्स के लिए क्वांटम ऑफ लोन का रूल है, रीपेमेंट पीरियड का रूल है, ये सारा कुछ सेम रहेगा NRIs के लिए भी। और एक और चीज़ बेहद इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि ये जो लोन अमाउंट है वो NRE या FCNR अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा, ठीक है, NRE या FCNR अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अलावा क्या है ना। तो अभी तक हमको क्या समझ आ गया कि जो हाउसिंग लोन होता है अगर रुपये में आप दे रहे हो किसी NRI को, तो क्या है, देखो द लोन शैल बी फुल्ली सिक्योर्ड बाय इक्विटेबल मॉर्गेज, ठीक है। इक्विटेबल, अब मॉर्गेज के भी प्रकार होते हैं, हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं, तो उसमें भी इक्विटेबल मॉर्गेज से सिक्योर्ड होना चाहिए फुल्ली, ऐसा नहीं है कि भाई पार्शियल वैल्यू का, फुल्ली सिक्योर्ड होना चाहिए, ठीक है, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उस केस में। अच्छा, इसके अलावा लीन जो होता है ना, बॉर्डर के कोई और एसेट होंगे जो इंडिया में, उन पे लीन लगा कर भी इसको सिक्योर किया जाता है, ठीक है, अगर पॉसिबल है तो। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, देखो रीपेमेंट जो होता है, अब आप सोचोगे रीपेमेंट कैसे होगा, तो क्या होता है कि जो रीपेमेंट है दैट शैल बी, देखो क्या हो रहा है कि जो रीपेमेंट होता है इस तरह के लोन्स का, दैट शैल बी बाय रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड और बाय डेबिट टू हिज NRE और FCNR अकाउंट और NRO अकाउंट जिसकी हमने बात की थी थोड़े समय पहले, है ना। तो इसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है कि भाई मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मैं NRI हूँ और मेरी कोई प्रॉपर्टी है इंडिया में, और जो इंडिया की प्रॉपर्टी है उसमें मुझे किराया आता है, उसमें मुझे रेंट आता है, तो ये जो रेंट आता है उसके जो अमाउंट है उसी से मैं लोन का रीपेमेंट करूँगी, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है भाई मान लो मैंने जो प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए लोन लिया, वो प्रॉपर्टी मैंने ख़रीद के और उसको मैंने ले लिया किराए पे, अब उसका जो किराया आएगा उससे भी तो मैं रीपेमेंट कर सकती हूँ उस लोन का, है ना। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या हो रहा है, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है तो आप लोग हम इस तरह से कर लेते हैं इसको कि मैं आपको इन चीज़ों के आंसर भी बताते चलती हूँ, वरना हम जब आगे चल के करेंगे इनको तो लाइव सेशंस में तो हम पूरा जितना भी है हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि बिल्कुल क्वेश्चंस को लाइव में ही कवर करें, ठीक है। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। देखो NRI अकाउंट जो होता है ना, सॉरी जो NRIs होते हैं वो किस तरह के अकाउंट्स नहीं खोल सकते, ठीक है। तो इसका रूल इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, बाकी के जो ऑप्शंस हैं जो सही जवाब नहीं है, मतलब NRI वो खोल सकते हैं, मतलब FCNR डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, ठीक है। NRE सेविंग्स बैंक अकाउंट खोल सकते हैं विद चेक बुक फैसिलिटी, इधर पे चेक की स्पेलिंग गलत दी हुई है, काइंडली इग्नोर दैट। इसके अलावा FCNR डिपॉजिट इन कैनेडियन डॉलर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। FCNR डिपॉजिट जो अकाउंट है
वो कैनेडियन डॉलर्स में नहीं खोल सकते हैं। दिस इज़ द पार्ट ऑफ रूल, ठीक है। तो ठीक है, चलो। एंड इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, एनआरई टर्म डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है। तो ये खोल सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनके लिए अलाउड नहीं है। तो ये यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? क्लियर है? कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। कुछ है तो आप लिखते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपसे पूछा गया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग पर्सन्स कैन ओपन एनआरई अकाउंट विद द बैंक इन इंडिया और नॉट। देखो एक बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एमसीक्यू सिर्फ सॉल्व करने के लिए नहीं होते हैं। कई बार हम एमसीक्यूज़ के ज़रिए बहुत सारी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन इसीलिए एमसीक्यूज़ के ज़रिए इन चीज़ों को सीखते चल रहे हैं। तो एक बार इसे लाइव सेशन समझकर आप बिल्कुल लिखते चले आंसर्स, और जैसे ही ऐसा कुछ होता है कि आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप उसको भी लिखते हैं, तो मैं बिल्कुल उसको क्लियर कर दूँगी, ठीक है। चलिए, तो इधर तक क्लियर है। तो देखिए, इसमें ये पूछा गया था कि इनमें से कौन एनआरई अकाउंट ओपन कर सकता है, ठीक है। तो ये था आपका सवाल यहाँ पे। तो a person of Indian origin who is staying in Japan for last 3 months and is employed by a US firm dealing in computer software। अब इधर पे आप ये बताओ कि क्या वो एनआरई अकाउंट खोल सकता है या नहीं। देखो इधर पे पीरियड ऑफ स्टे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये एक चीज़ है। और सेकंड क्या है, अ लेडी ऑफ यूएस ओरिजिन हुज हस्बैंड इज ऑफ इंडियन ओरिजिन and is settled in France for last 5 years and runs a restaurant in France, ठीक है। ये हो गई, तो ये तो कर सकते हैं क्योंकि इनका ईयर भी दिया हुआ है, ड्यूरेशन दिया हुआ है, सारा कुछ क्लियर है, तो हाँ ये खोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है कि अ डॉक्टर ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ गॉन टू यूके टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस एंड विल रिज्यूम हिज ड्यूटीज़ एट एम्स दिल्ली आफ्टर 10 years, नो सॉरी आफ्टर 10 days। तो ये नहीं खोल सकते। अब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि क्यों नहीं खोल सकते हैं। इसके अलावा अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैड गॉन टू कैनेडा फॉर फर्दर स्टडीज़ फॉर लास्ट ईयर, ही हैज़ गॉन लास्ट ईयर एंड हैज़ नाउ टेकन अप अ जॉब देयर एज अ लेक्चरर, तो जी हाँ बिल्कुल खोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ गॉन टू ऑस्ट्रेलिया फॉर डूइंग 1 year मास्टर्स इन मैनेजमेंट, बिल्कुल कर सकते हैं, पीरियड भी स्पेसिफाइड है, बिल्कुल इनका भी खुल सकता है, ठीक है। अब ये आते हैं आपके ट्रू और फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो है इनमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो आप एक बार इन सभी को ध्यान से देखें और मुझे बताएं कि आपको ये क्लियर है या नहीं और कौन से सही लग रहा है कौन से गलत, ठीक है। तो फर्स्ट है, देखो टारगेट फैसिलिटीज़ ग्लोबल फंड्स पेमेंट, ठीक है। तो टारगेट का क्या होता है, देखो इट फैसिलिटेट्स द ग्लोबल फंड पेमेंट, क्या ये सही है, ये गलत है। टारगेट क्या होता है, टारगेट क्या होता है, ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्सप्रेस ट्रांसफ़र सिस्टम इन यूरो पेमेंट सिस्टम वर्किंग इन यूरोप, ठीक है, ये हो गई बात, ठीक। अब नेक्स्ट आता है, देखो एनआरओ अकाउंट कैन बी ओपन जॉइंटली विद द रेजिडेंट इंडियन रिलेटिव, मैंने बताया था आपको कि बिल्कुल खोला जा सकता है, सो दैट्स ट्रू, ठीक है। अगला है कि FCNR डिपॉजिट कैन बी मेंटेन्ड इन INR, इज इट ट्रू, तो ये गलत है, ये इंडियन रुपीज़ में नहीं ओपन किया जा सकता, मेंटेन किया जा सकता, ठीक है। फिर आता है अ स्टूडेंट स्टडिंग अब्रॉड इज़ अलाउड नॉन रेजिडेंट स्टेटस फॉर बैंकिंग अकाउंट्स, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये था इस इधर तक का, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एनआरई टर्म डिपॉजिट कैन बी इशूड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 years, ये बिल्कुल गलत है, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया है। तो सही टेन्योर क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। इसके बाद नॉन रेजिडेंट्स कैन इन्वेस्ट
इन इक्विटी मार्केट इन इंडिया। बिल्कुल, मैंने आपको अभी ही इसी लेक्चर में बताया है कि दे कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट इन इंडिया। इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में आप देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एन इंडियन NRI कैन डिपॉजिट फॉरेन करेंसी नोट्स इनटू हिज NRE सेविंग्स अकाउंट ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये कुछ MCQs हैं जो आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करेंगे। मैं इस लेक्चर को यहीं तक छोड़ूंगी और हम जब लाइव मिलेंगे तो हम और ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम आगे आने वाले सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं। आप जितना हमने आज डिस्कस किया उतना आप ध्यान से देख लीजिए। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। और आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन and now we'll meet in the next session and we'll discuss a lot of things in that one. Till then, take care and all the very best for your preparation. Thank you so much.